बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एयर के एसएक्यूज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला एसएक्यू है 34 ईयर ओल्ड फीमेल हैड चीफ कंप्लेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिएंट एपिसोड ऑफ टिनाइटस। अच्छा बताया था जो कि एयर के अंदर ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी क्लिनिकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर क्लिनिकल सिनेरियो दिया हुआ होगा जिसमें क्लिनिकल फीचर्स को आपने नोट करना है, फिर उसकी बेस पर आपने उसको डायग्नोस करना है। सही तरह डायग्नोस करोगे तो फिर इसके आपने कोई डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ें पूछ सकती है, ट्रीटमेंट पूछा जाता है, कॉम्प्लिकेशन पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमने साइन और सिम्पटम को नोट करना है। अब इस सिनेरियो के अंदर 4 सिम्पटम हैं जो एक डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफिक है, उसका नाम है मेनियल डिज़ीज़। ओके, तो टिनाइटस, फुलनेस इन ईयर, हियरिंग लॉस और एपिसोडिक वर्टिगो है, तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा मेनियल डिज़ीज़ है। अब मेनियल डिज़ीज़ और मेनियल सिंड्रोम इसमें फ़र्क क्या होता है? असल में मेनियल डिज़ीज़ होता क्या है? मेनियल डिज़ीज़ का दूसरा नाम होता है एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स, इनर ईयर का प्रॉब्लम होता है। जिस तरह ग्लूकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन और इंक्रीज ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पर जो एंडोलिम्फ है उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। एंडोलिम्फ क्या करना शुरू कर देगा? मेम्ब्रेनस लबाइलम को डिस्टेंड करना शुरू कर देगा। मेम्ब्रेनस लबाइलम का दूसरा नाम है एंडोलिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर एंडोलिम्फ इनको फिल करता है। तो जो मेनियल डिजीज़ है इसमें वर्टिगो होता है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, टिनाइटस होता है और कान के अंदर फुलनेस महसूस हो रही होती है। जो वर्टाइगो है वो अटैक के फॉर्म में होता है। ओके, पहला बात आपने नोट करनी है, वर्टाइगो में ये किस फॉर्म में होगा? अटैक्स की फॉर्म में होगा। नंबर 2 चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका जो ऑनसेट है वो सडन है। ओके, ऑनसेट इसका सडन है। इसके बाद क्या होगा कि पेशेंट को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे वो चक्कर वगैरह खा रहा है। दूसरी चीज़ आपने नोट करनी है वो है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है वो टिनाइटस है और चौथी चीज़ है सेंस ऑफ फुलनेस है। अब यहाँ पर इसके कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर और सिम्प्टोमेटोलॉजी है। लाइक ये जो मेनियल डिजीज़ है या एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स है वो डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है या फूड और इनहेलेंट एलर्जी की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से, डिस्टर्बेंस वगैरह की वजह से हो सकता है, सोडियम वाटर की रिटेंशन की वजह से हो सकता है, एंडोक्राइन हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से एपिसोडिक वर्टिगो होता है, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होता है, टिनाइटस होता है, ओरल फुलनेस होती है। तो ये चीज़ें आप इस डायग्राम को आपने अच्छे तरीके से देख लेना होता है। एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसका जो ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन है जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल होगी, निस्टैग्मस होगा जो कि एक्यूट अटैक में देखने को मिलता है। इसका जो क्विक कंपोनेंट है जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल की वजह से होता है तो वो अनअफेक्टेड इन ईयर के अंदर होता है। चूँकि इसके अंदर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा तो इसमें होगा क्या, इसमें जो रेंज टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट कम हो जाएगी अफेक्टेड ईयर के अंदर और जो वेबर है वो लेटरलाइज हो जाएगा टू द बेटर ईयर। ओके, ठीक हो गया। अब इसकी जो इटियोलॉजी आपको मैंने बता दी है। इन्वेस्टिगेशन में प्योर टोन ऑडियोमेट्री है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। अर्ली स्टेजेस के अंदर क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड होगी, लाइक ये वाली लो फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड है। ओके, ठीक हो गया। ऑडियोग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा ए वाला ऑडियोग्राम इन अर्ली, तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी इफेक्टेड होती है और जो कर्व होती है वो राइजिंग टाइप कर्व होती है। लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन अगर हायर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए तो जो कर्व है वो पूरी की पूरी फ्लैट हो जाएगी या वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। ओके, स्पीच ऑडियोमेट्री करते हैं तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है वो 55 से लेकर 85 होता है। फिर स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट है। जो स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट है वो क्या करते हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं उसको रेट्रोकॉक्लियर लीजन को, क्योंकि जो डिजीज़ है वो कॉक्लियर नेचर का है। जो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है वो कॉक्लियर या रेट्रोकॉक्लियर हो सकता है। रेट्रोकॉक्लियर मीन के कॉक्लियर के बाद जो नर्व वगैरह आना शुरू हो जाती है उसमें सेंट्रल या पेरिफेरल पाथवे की एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है। तो रेट्रोकॉक्लियर और कॉक्लियर लीजन में क्या फ़र्क होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें क्या-क्या फ़र्क होगा? पहला जो है कि जो रिक्रूटमेंट होती है, यहाँ से देखो प्योर टोन ऑडियोग्राम नॉर्मली नॉर्मल होगा, लेकिन कॉक्लियर लीजन के सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, इसमें भी सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। यानी प्योर टोन ऑडियोमेट्री या ऑडियोग्राम से तो आपको पता चलेगा कि कंडक्टिव है, सेंसोरी न्यूरल है। अब सेंसोरी न्यूरल में भी कौन-सा है, कॉक्लियर है या रेट्रोकॉक्लियर है, तो उसके लिए देखते हैं। फिर जो दूसरा टेस्ट है वो है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर कॉक्लियर लीजन के अंदर 90% से नीचे होगा, लेकिन रेट्रो में बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगा। रोल ओवर फिनोमिना कॉक्लियर के अंदर नहीं होता, इसमें मौजूद होगा। रिक्रूटमेंट इसमें मौजूद होती है, इसमें मौजूद नहीं होती। ऑपोजिट है एसआई स्कोर। जो एसआई स्कोर है शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है। ओके, तो इसमें 70% से अबव होगा, जबकि इसमें इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम होगा। थ्रेशोल्ड टोन डीके टेस्ट, टैपिडर रिफ्लेक्स, ये सब चीज़ें यानी स्टेपिडर रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स डीके ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसमें एब्सेंट या एबनॉर्मल होते हैं। जो बैरा होता है, बैरा में नॉर्मल वेव इंटरवल होगी आई और वी में, लेकिन यहाँ पे वेव वी डिलेड हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। ये आपको जब समझ आएगी जब आप हियरिंग असेसमेंट पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी है, कैलोरिक टेस्ट और ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जब इसको ओरली देते हैं तो ये एंडोलिम्फ के प्रेशर को कम कर देगा, जिसकी वजह से हियरिंग इंप्रूव हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है इनुमरेट वेरिएंट ऑफ दिस डिजीज, तो इस डिजीज के
क्या-क्या वेरिएंट होते हैं। पहला कॉक्लियर हाइड्रोपैथ, दूसरा वेस्टिबुलर हाइड्रोपैथ, तीसरा लमोई सिंड्रोम होता है और चौथा होता है ड्रॉप अटैक, जिसको हम कहते हैं टोमार्किन ऑटोलिथिक क्राइसिस बोलते हैं। ओके, अब एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मिनाय डिजीज और मिनाय सिंड्रोम में क्या फ़र्क है। जो मिनाय डिजीज है वो इडियोपैथिक होती है, जबकि मिनाय सिंड्रोम इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से होता है। जो मिनाई डिजीज़ है नॉर्मली ये एयर की प्रॉब्लम की वजह से होती है, यानी एयर इसमें एब्नॉर्मल या कोई एयर की कोई पैथोलॉजी है, प्राइमरीली पैथोलॉजी है। लेकिन जो मिनाई सिंड्रोम है इसमें एयर नॉर्मल है लेकिन कोई सिस्टेमिक पैथोलॉजी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हो गया, कान ठीक था लेकिन कोई ट्रॉमा हो गया, वायरल इन्फेक्शन है, साइफिलिस है, कोगन सिंड्रोम है, ओटोस्क्लेरोसिस है, तो इसको हम सेकेंडरी मिनाई डिजीज़ भी कह सकते हैं। ओके, अब ट्रीटमेंट की तरफ आ जाती है। ट्रीटमेंट इसका दो पहला जनरल मेजर है, फिर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अटैक है, मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक अटैक होती है। ओके, ठीक हो गया। तो जनरल मेजर्स में रीअश्योरेंस होती है कि जो पेशेंट की एंजाइटी है उसको रीअश्योरेंस से आपने कम कर देना है। स्मोकिंग को छोड़ देना है क्योंकि जो निकोटीन है वो वेसोस्पाज़म वगैरह कर देती है, तो इसको आपने छोड़ देना है। साल्टी डाइट को कम कर देना है क्योंकि यहाँ पे साल्ट और सोडियम रिटेंशन वगैरह भी आ जाता है। वाटर के इंटेक को कम कर देना है। कॉफ़ी, टी, अल्कोहल को कम कर देना है। जनरल मेजर से स्ट्रेस को कम करना है। ओके, और ऐसी एक्टिविटी जिसमें बॉडी का बैलेंस रिक्वायर होता है उसको मिनिमाइज़ कर देना है क्योंकि यहाँ पर बॉडी का बैलेंस खराब हो जाएगा, वर्टिगो वगैरह होता है, बंदा अपने आप को चोट ना लगा ले। ओके, अब मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अटैक है तो रीअश्योरेंस है, फिर इसके बाद बेड रेस्ट है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन के अंदर, सर्जिकल ट्रीटमेंट पूछा गया। सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी कंजर्वेटिव प्रोसीजर, डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर और इंटरमिटेंट लो प्रेशर पल्स थेरेपी वगैरह होती है। अब कंजर्वेटिव के अंदर क्या होगा, सबसे पहला एंडोलिम्फेटिक सैक की डिकम्प्रेशन होती है। नंबर 2 शंट क्रिएट कर दो। ओके, या तो सैक को डिकम्प्रेस कर दो, कंप्रेशन खत्म कर दो, या फिर शंट क्रिएट कर दो, फ्लूइड को ड्रेन कर दो, या सैकुलेक्टमी कर दो, या फिर वेस्टिबुलर नर्व का सेक्शन कर दो, या फिर अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन होती है वेस्टिबुलर लबाइरन की। ओके, तो यहाँ पर इसका इस क्वेश्चन के आंसर क्या क्या हो गया। डायग्नोसिस मिनार डिजीज है, वेरिएंट में कॉक्लियर हाइड्रोप, वेस्टिबुलर हाइड्रोप, लैमुई सिंड्रोम है, यहाँ पर लैमुई सिंड्रोम है, और लास्ट है ड्रॉप अटैक जिसको टोमार्किन ऑटोलिथिक क्राइसिस बोलते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन कर देंगे, एंडोलिम्फेटिक शंट क्रिएट कर देंगे, सेकुलोटमी है, वेस्टिबुलर नर्व को काट देंगे और वेस्टिबुलर लबायरंथ की अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन कर देंगे, ऑब्लिटरेशन कर देंगे। जबकि डिस्ट्रक्टिव के अंदर लेबरेंथेक्टमी है और लास्ट है इंटरमिटेंट लो प्रेशर पल्स थेरेपी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 डे हिस्ट्री है किसकी, राइनोरिया की। आपको पता है कि जो नोज़ के इन्फेक्शन होते हैं वो यूस्टेशन ट्यूब से होते हुए मिडल ईयर तक पहुंच जाते हैं, तो राइनोरिया आपको बता देगा कि कोई ना कोई मिडल ईयर की कोई पैथोलॉजी जा रही है। इसके अलावा फीवर हो गया है, दैट मीन्स कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, 2 दिन की हिस्ट्री है। राइट ईयर की कोई बल्जिंग हो रही है, सॉरी टगिंग है। मॉम ने डिनाई किया है कि इसको कोई नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया नहीं है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंजेस्टेड है। एक बात बताता जाऊँ कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका एग्जामिनेशन होता है, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। जब ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कुछ चीज़ें होती है जिनको आपने ज़रूर याद रखना है, तो एमसीक्यूज़ में आपको हेल्पफुल हो सकती है। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का अगर जो कलर है रेड है और कंजेस्टेड है वो इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन को, यानी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है। अगर ब्लू है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कलर तो वो सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया को इंडिकेट करता है या हीमोटिम्पैनम को इंडिकेट करता है। अगर आप मिडल ईयर इन्फेक्शन वाले चैप्टर के अंदर आओ, डिजीजेज ऑफ मिडल ईयर, ओके, तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर डिसऑर्डर ऑफ मिडल ईयर, तो एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होगा। ग्लू ईयर जिसको सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ओके, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया है, एरो ओटाइटिस मीडिया होता है। यानी हीमोटिम्पैनम के अंदर या सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया के अंदर ब्लूइशनेस होती है, जबकि चाकी प्लैक टिम्पैनोसेक्लोरोसिस में देखने को मिलती है। पोजीशन की बात करते हैं तो अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट कर रही है तो वो ट्यूबल ओक्लूजन को शो करते हैं। ओके, जो रिट्रैक्शन पॉकेट्स होती है वो एटिक या पोस्टीरियर सुपीरियर रीजन में देखने को मिलती है और वो कोलेस्ट्रोमा करवा देती है, जबकि जो बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में देखने को मिलती है। तो इस सिनेरियो के अंदर बल्जिंग एक हो गया, ओके, इसके अलावा और क्या हो गया, टगिंग है और कंजेस्टेड है, दैट मीन्स का कोई एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ है, ठीक है, ओके। इसके अलावा आप सरफेस वगैरह को भी देख सकते हो। अगर सरफेस है, सरफेस में वेसिकल्स या बुल्ले हैं तो वो हर्पीज जोस्टर को इंडिकेट करता है, मेनिंजाइटिस बुलोसा को इंडिकेट करता है। परफोरेशन है तो एक्यूट या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है। ओके, जो परफोरेशन है अगर वो सेंट्रल पार्ट में है तो पार्स टेंसा होती है, एटिक पार्ट में है तो वो पार्स प्लेसिडा में होती है, मार्जिनल होती है यानी पेरिफेरल को इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्व द एनुलस टिम्पैनिकस। मोबिलिटी की बात करते हैं तो अगर मोबिलिटी कम हो गई है तो वो एट्रोफी को इंडिकेट करता है, मोबिलिटी ज़्यादा हो गई है तो वो एट्रोफी को इंडिकेट करता है। अगर मोबिलिटी कम हो गई है दैट मीन्स का कोई फ्लूइड या आइडियल है मिडल ईयर के अंदर। ओके, तो इसका जो डायग्नोसिस क्या होगा वो होगा एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अब एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है मिडल ईयर की, बाय पायोजेनिक इन्फेक्शन है। अब यहाँ पे जो मिडल ईयर है वो उसमें मिडल ईयर क्लेफ्ट आता है। मिडल ईयर क्लेफ्ट के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती है, लाइक उसमें यूस्टेशन ट्यूब आता है, मिडल ईयर आ जाती है, एटिक आता है जो कि पार्स
फ्लैसिडा में देखने को मिलता है। पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन है। ओडिटस ओपनिंग होती है मास्टोइड एंट्रम के अंदर और एंट्रम के अंदर मास्टोइड हेयर सेल्स होती है। ओके, ठीक है, तो डायग्नोसिस ये है। इसके बाद इसकी स्टेजेस पूछ रही है, तो इसकी 5 स्टेजेस होती है। पहला ट्यूबल ओक्लूजन है, दूसरा प्री सेपुरेशन, सुपुरेशन, रेजोल्यूशन और कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेजेस है। ओके, तो हर स्टेज के स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइक स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होगी। स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिमा होता है नंबर 1, नंबर 2 हाइपरीमिया होता है। किसका? यूस्टेशियन ट्यूब के नेसोफेरेंजियल एंड का। तो सबसे पहले नेसोफेरेंजियल यूस्टेशियन ट्यूब के नेसोफेरेंजियल एंड है, उसका क्या होता है, वहाँ पर एडिमा होगा, हाइपरीमिया होगा, कोई ना कोई इटियोलॉजिकल कॉज है, लाइक राइनोरिया की वजह से हो सकता है। ओके, तो एडिमा या हाइपरीमिया हो गया जिसने यूस्टेशियन ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। जब यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है तो क्या होगी, एयर की एब्जॉर्प्शन होती है किसके अंदर, कान के अंदर। जब एयर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो फाइनली क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी टिम्पैनिक कैविटी के अंदर प्रेशर रिलेटिवली कम हो जाएगा। ओके, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन होती है। ओके, रिट्रैक्शन किस साइड पे होगी, मीडियल साइड की तरफ होगी। अब इस स्टेज के अंदर क्या साइन और सिम्पटम देखने को मिलते हैं। सिम्पटम ये होगा कि डेफनेस होगी, नंबर 2 कान में दर्द होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीवर इसमें नहीं होता, ये फिब्राइल है। साइन की बात करते हैं तो साइन में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड होती है, हैंडल ऑफ मेरियस हॉरिजॉन्टल पोजीशन को अटेन कर लेगा। ओके, ठीक हो गया। और ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट करोगे तो आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। लाइट रिफ्लेक्स भी खत्म हो जाएगा, लाइक जब कोन ऑफ लाइट होता है वो खत्म देखने को मिलेगा। स्टेज ऑफ प्री सेपरेशन की बात करते हैं। अब जो ट्यूबल ओक्लूजन है अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाती है तो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इन्वेड करना शुरू कर देंगे। जब मेम्ब्रेन को इन्वेड करना शुरू कर देंगे तो वो हाइपरीमिया हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक्सुडेट जमा हो जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, कंजेस्टेड हो जाती है। ओके, सही तरह फोकस नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये इसमें अब इसमें क्या होगा, इसमें कान में का शदीद दर्द होगा। ओके, एयर एक होगा जो कि स्लीप को भी डिस्टर्ब कर देगा। थ्रोबिंग इन नेचर है, डेफनेस उसमें भी था, इसमें भी डेफनेस है, टीनाइटिस भी होता है। फिर इसमें फीवर आना शुरू हो जाएगा जो इसमें नहीं था। साइन की बात करते हैं तो साइन में क्या होगा, पास टेंसा की कंजेशन होती है। आपको ब्लड वेसल देखने को मिल सकते हैं अलोंग द हैंडल ऑफ मेलियस और पेरिफेरी, जिसकी वजह से कार्ट व्हील अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट वंस अगेन कंडक्टिव हियरिंग लॉस को इंडिकेट करेगा। स्टेज ऑफ सेपरेशन है, स्टेज ऑफ सेपरेशन के अंदर मिडल ईयर में पस अपीयर होना शुरू हो जाएगी और इसके अंदर सिम्पटम हो गए वो एयर रेक होगा, एक्सक्रूशिएटिंग होगा, डिफनेस बढ़ जाएगी, फीवर भी बढ़ जाएगा और इस स्टेज में आके नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, कन्वर्जन वगैरह आना शुरू हो जाती है। साइंस की बात करते हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड होती है, बल्जिंग होती है, लैंडमार्क सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ओके, येलो स्पॉट आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में देखने को मिल सकता होता है। अगर एक्सरे करोगे मास्टॉइड का तो वहाँ पर क्लाउडीनेस होती है। स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन के अंदर क्या होगा, स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट जाती है, पस निकल जाती है, सिम्पटम सारे के सारे खत्म हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस सही होना शुरू हो जाता है। ओके, तो जैसे सिम्पटम की बात करते हैं तो जैसे ही पस निकलती है तो कान का दर्द ठीक हो जाएगा, फीवर खत्म हो जाएगा, चाइल्ड अच्छा महसूस करना शुरू कर देगा। ओके, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर ब्लड टिंज डिस्चार्ज होता है जो कि मुको प्रूलेंट हो जाता है। और लास्ट है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक्यूट मास्टोइडाइटिस हो सकता है, सब पेरिपोस्टियल एब्सेस हो सकती है, फेशियल पैरालिसिस है, लेबरेंथाइटिस है, पीट्रोसाइटिस है, एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस है। ओके, यानी आप इसको दो में डिवाइड कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्रेनियल और इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन है। तो जो एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, मास्टोइडाइटिस है, पीट्रोसाइटिस है, फेशियल पैरालिसिस है, लेबरेंथाइटिस है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा क्रेनियल है। जबकि इंट्रा क्रेनियल के अंदर एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है और इसके अलावा ऑर्टिक हाइड्रोसेफलस देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया, इसकी 5 स्टेजेस होगी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, तो फिर इनको मारने के लिए हम एम्पिसिलिन वगैरह यूज़ करते हैं, ऑगमेंटिन यूज़ करते हैं। डीकंजेस्टेंट नेज़ल ड्रॉप है, इफिड्रिन के नेज़ल ड्रॉप है, ऑक्सीमेटाजोलोन है और इसके अलावा कुछ ओरल नेज़ल डीकंजेस्टेंट भी होते हैं जिसमें सूडोइफिड्रिन है। ओके, एनाल्जेसिक्स है, एंटीपायरेटिक है, एयर टॉयलेट है, ड्राई लोकल हीट है और मेनिंजोटॉमी होती है। ठीक हो गया कि अगर कोई कान में डिस्चार्ज है तो उसको हम ड्राई करते हैं विद कॉटन बड्स और मेनिंजोटॉमी है, इनसीए देते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर ताकि पस वगैरह को इवैक्यूएट वगैरह किया जा सके। ओके, ठीक है। जो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और एक्यूट में क्या फ़र्क होता है, एक्यूट और क्रोनिक में ये फ़र्क होता है कि ड्यूरेशन का फ़र्क होगा। क्रोनिक हम उसको जब कहेंगे जब उसको 12 हफ्ते या फिर क्या हो जाएगा 3 मंथ्स का ड्यूरेशन हो जाएगा तो उसको क्रोनिक बोलेंगे। इससे पहले पहले वो एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया एक्यूट नेक्रोटाइजिंग भी होता है विद एफुएन, जिसको सीरियस सेक्रेटरी या म्यूकॉइड ओटाइटिस मीडिया, ग्लू ईयर भी कहते हैं। इसके अलावा रिकरेंट भी हो सकता है, एयर ओटाइटिस मीडिया वगैरह भी हो सकता है। ओके,
तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो एंटीबायोटिक देंगे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक है, एयर टॉयलेट है, डिकंजेस्टेंट है, ड्राई हीट है और सर्जिकल में मेनिंजोटॉमी है। अब इसके बाद लास्ट सिनेरियो है इस वीडियो का। तो 36 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद अ कंप्लेंट ऑफ पेनलेस स्वेलिंग ऑन द राइट ईयर ग्रोइंग फॉर द लास्ट 2 वीक्स, सॉरी लास्ट 2 डेज है। ओके, तो पहली बात पेनलेस स्वेलिंग है राइट ईयर के अंदर जो कि ग्रो भी कर रही है आखिरी के 2 दिनों से। कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ट्रॉमा की हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री नहीं है लेकिन ट्रॉमा की हिस्ट्री है। ओके, और ट्रॉमा की बात क्या हुआ कि कंप्रेसिबल कुछ चीज़ दबा रही है, यानी कंप्रेसिबल फ्लक्चुएंट है जो कि कॉनका पे अफेक्टेड है, यानी पिन्ना पे है। ओके, इसका एरिया दिया हुआ है। ट्रॉमा की वजह से है, पेनलेस स्वेलिंग है, एक्सटर्नल कॉस्टिक के अंदर है, ट्रॉमा सॉरी पिन्ना के ऊपर है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, वो बॉक्सर ईयर को इंडिकेट करेगा। तो ये है डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर के अंदर। ओके, ट्रॉमा की वजह से आपको देखने को मिलता है पिन्ना के अंदर। तो जो होगा डायग्नोसिस क्या होगा, बॉक्सर ईयर या पुगलिस्टिक ईयर या कॉलीफ्लावर ईयर है। तो होता ये है कि जो ब्लड है वो ऑरिकुलर कार्टिलेज और पेरिकॉन्टिनेंट के दीवार डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ब्लड ट्रॉमा में होता है, लाइक बॉक्सर, रेसलर या रग्बी प्लेयर में होता है। जो ब्लड है जो कि एक्स्ट्रा विजिट कर चुका है तो वो क्लॉट बनाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा और डिफॉर्मिटी को कहेगा कॉलीफ्लावर ईयर। अगर हीमाटोमा में इन्फेक्शन होता है तो सीवियर पेरिकॉन्ट्राइटिस हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, ईयर डिफॉर्मिटी क्या क्रिएट हो जाएगी अगर इसको ठीक नहीं किया, तो हीमाटोमा होगा और हीमाटोमा का इन्फेक्शन होगा और सीवियर पेरिकॉन्ट्राइटिस हो जाएगा। ट्रीटमेंट में एस्पायरेशन होता है। ओके, इंसिजन और ड्रेनेज देके और लास्ट में प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देती है। ओके, तो ये हमने 3 क्वेश्चन कवर किया इस वीडियो के अंदर। तो पहला था मिनाई डिजीज, दूसरा एक्यूट सुपरेटिव हेपेटाइटिस मीडिया और तीसरा था बॉक्सर ईयर, कॉलीफ्लावर ईयर या पुगिलिस्टिक ईयर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।